Hello friends, welcome to your favorite channel Entry, India's best application for all the competitive exams, चाहे फिर वो बैंकिंग हो, एसएससी हो या पीएससी हो। मैं हूं दीपनी भारद्वाज, आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फैकल्टी यानी कि आपका मैथ्स टीचर। और मैं अपने पिछले एक्सपीरियंस से आपको आज प्रॉमिस करता हूं कि आपका बैंकिंग में सिलेक्शन बहुत ही इजीली होने वाला है इस बार, क्योंकि मेरे पिछले एक्सपीरियंसेस से बच्चे ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग लोकेशंस पर और सभी पोस्ट पर जा चुके हैं, चाहे फिर वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो या फिर वो कोई रूरल बैंक ही क्यों ना हो। और उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब आप लोगों के साथ मुझे ये सफर आगे की ओर बढ़ाना है और यही सिलसिला आप लोगों के साथ जुड़कर निभाना है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ टॉपिक मेंसुरेशन। मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि वो स्टूडेंट्स जिन्हें बहुत अच्छी नॉलेज है, यानी कि उनका बस अब अगली बॉल पर 6 जाने ही वाला है, या फिर वो स्टूडेंट्स भी जिन्होंने अभी अभी स्टार्टिंग की है, वो सभी लोग क्या करेंगे, अब वो मैथमेटिक्स को विजुलाइज कर पाएंगे, यानी कि मैथमेटिक्स अब इजीली वो समझ पाएंगे कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। वो बचपन की तरह ये नहीं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर दिया तो कर तो दिया, लेकिन क्यों कर दिया ये नहीं पता। आज हम वो सारी चीजें भी समझेंगे और साथ में बैंकिंग सेक्टर में अपना पहला कदम रखते हुए अभी जो आरआरबी का नोटिफिकेशन बस आने ही वाला है, आप उसके साथ पहली एग्जामिनेशन में बैंकिंग की सीट अपनी ओर खींच चुके होंगे। मैं आपके लिए वो मेथड्स लेके आऊंगा जिससे आप इजीली मैथ्स को फास्टर और एफिशिएंट मैनर के साथ सॉल्व भी कर पाएंगे, यानी कि आप अपने पुराने लंबे चौड़े ट्रेडिशनल मेथड से बचकर इजीली किसी भी सवाल को सुपरफास्ट मोड में और आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन ये सब होगा कैसे? ये सब होने वाला है आपका ई स्मार्ट नोट्स की मदद से। अभी ई स्मार्ट नोट्स क्या है? ये जो ई स्मार्ट नोट्स हैं, ये वो नोट्स हैं जो कि काफी एक्सपीरियंस से बनाए गए हैं, जो कि स्टूडेंट्स को किसी भी क्वेश्चन को इजीली और सुपरफास्ट मोड में सॉल्व करने में मदद करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक मेंसुरेशन। अच्छा, ये मेंसुरेशन जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बेसिक आइडिया ले लें, मेंसुरेशन है क्या। मेंसुरेशन का मतलब है क्षेत्र नीति, यानी कि मेजरमेंट। तो यहां जो मेजरमेंट होगा तो किस चीज का होगा? पेरीमीटर, एरिया, है ना। और ये पेरीमीटर एरिया हम किस चीज का फाइंड करते हैं? जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ट्राइंगल हो गया, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रोम्बस, इन सभी की हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेंगे और फिर उसके मेंसुरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। और इन सभी की प्रॉपर्टी डिस्कस करने के बाद हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस स्टार्ट कर देंगे, जिसमें से पहला ही क्वेश्चन आपका आईबीपीएस 2014 का होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले टॉपिक आता है आपका ट्राइंगल। अच्छा, जैसे ही हमारे दिमाग में ट्राइंगल आता है तो ट्राइंगल है क्या? ट्राइंगल का मतलब क्या है? ट्राइंगल बचपन से ही आप जानते हैं, एक ऐसी चीज जिसमें 3 भुजाएं हैं, है ना। जब 3 भुजाएं हैं तो ये 3 भुजाएं बनी होंगी तो इसमें हमने 3 डॉट लगाए होंगे। तो आइए ट्राइंगल बनाने की कोशिश करते हैं। एक डॉट तो मैं ऑलरेडी स्क्रीन पर लगा चुका हूं, एक और डॉट लगा दी। जब मैंने 2 डॉट्स लगाई तो अब मुझे पता है जैसे ही तीसरी डॉट लगाऊंगा वैसे ही ट्राइंगल बनेगा। लेकिन ये क्या, ये तो ट्राइंगल बना ही नहीं। ये क्या हुआ? ये एक लाइन बन गई। अब ये लाइन बन गई, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट समझिए। देखिए, जब आपने ये तीनों डॉट्स एक स्ट्रेट लाइन में लगाई तो क्या हुआ? एक स्ट्रेट लाइन बन गई है। तो ऐसी डॉट जो आपने एक ही दिशा में लगा दी है, इन्हें मैं बोलता हूं कोलिनियर डॉट्स। लेकिन अगर मैं डॉट्स को अलग अलग लोकेशन पर लगाऊं, जैसे कि ये आप देख रहे हैं, ये तीनों एक ही दिशा में तो नहीं है, तो इन्हें मैं क्या बोल देता हूं? नॉन कोलिनियर। मतलब क्या? जो सेम डायरेक्शन में ना हो। जब ये अलग अलग डॉट्स हैं, अलग अलग डायरेक्शन में है, तो इन्होंने मिलकर क्या बना दिया? ट्राइंगल। अब जब ये ट्राइंगल बन चुका है तो अब ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं। अब प्रॉपर्टी डिस्कस करने से पहले एक चीज जिसे मैं बोलता हूं क्षेत्रफल या फिर एरिया। तो ये एरिया या क्षेत्रफल होता क्या है? देखिए, अपने घर में पेंट होता है। जब पेंट होता है तो दीवारों पर पेंट करने से पहले पेंटर हमें बताता है कि भाई मैं पैसे लूंगा आपके दीवारों के क्षेत्रफल के हिसाब से। अब दीवार का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप उसमें लेंथ इनटू ब्रेड्थ का फॉर्मूला लगा देते हैं। लेकिन अब मैं इस ट्राइंगल की अगर बात करूं तो इस ट्राइंगल के एरिया का मतलब क्या हुआ? इस ट्राइंगल के एरिया का मतलब क्या हुआ कि मुझे ये जो खाली जगह है इसमें मुझे पेंट करना है। तो आसान भाषा में कह दूं तो
वो स्पेस जिसमें मुझे पेंट करना है उसे मैं एरिया कह दे रहा हूं। तो जब मैंने इस एरिया में पेंट करने की बात की तो ट्राइंगल को कैसा दिखा, कुछ ऐसा, है ना। तो इतने एरिया में जब मैं पेंट करूंगा तो मतलब मुझे आसान भाषा में कह दूंगा कि ये इसका क्षेत्रफल हो गया। अब ये क्षेत्रफल निकालूंगा कैसे? इस क्षेत्रफल को निकालने से पहले मुझे समझना पड़ेगा कि पेरीमीटर क्या होता है। ये जो पेरीमीटर है ना, पेरीमीटर को मैं कहता हूं परिधि हिंदी में, और इंग्लिश में बोल देंगे पेरीमीटर। देखिए आज आप एक चीज समझ लीजिए, पेरीमीटर का मतलब होता है बाउंड्रीज का सम। चाहे फिर वो फिगर रेक्टेंगल हो, चाहे वो फिगर स्क्वायर हो, कुछ भी हो, मुझे बाहर की जो बाउंड्रीज हैं उन्हें जोड़ना है। जब मुझे बाहर की बाउंड्री जोड़नी है तो इस ट्राइंगल में आपको बाउंड्री में क्या दिख रहा है? एक बाउंड्री ये है जिसकी लेंथ क्या दे रखी है, सी सेंटीमीटर। एक बाउंड्री ये है जिसकी लेंथ मुझे क्या दे रखी है, बी सेंटीमीटर। और एक बाउंड्री ये है जिसकी लेंथ मुझे क्या दे रखी है, ए सेंटीमीटर। यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, कुछ भी। लेकिन इसकी जब बाउंड्री की बात कर रहा हूं तो बाउंड्री को जोड़ूं तो क्या जोड़ूंगा, ए, बी और सी। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो पेरीमीटर है, पी का मतलब पेरीमीटर, कैसे आया, मैंने ए, बी और सी को जोड़ दिया। इतनी बात क्लियर हुई। अब ट्राइंगल में अगर मैं एरिया निकालूं तो एरिया कैसे निकलेगा? देखिए जैसे आपने पेरीमीटर निकाला था, पेरीमीटर कैसे निकाला था, बी, सी और ए को जोड़ा था ना। मैं उन्हें जोड़ने के बाद यदि आधा कर दूं तो मेरा यहां से आ जाता है सेमी पेरीमीटर। और इस सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल होगा एरिया को निकालने में। किसी भी टाइप का ट्राइंगल हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसका एरिया निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। मतलब यहां पर अब मुझे कभी भी कैसा भी ट्राइंगल दिखे, बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा, मुझे पता है सबसे पहले पेरीमीटर निकालूंगा। पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा, सेमी पेरीमीटर निकल आएगा। और उस सेमी पेरीमीटर का इस्तेमाल करते हुए मैं क्या करूंगा, अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए यानी कि ये वाली साइड इंटू एस माइनस बी यानी कि इस साइड की लेंथ इंटू एस माइनस सी यानी कि इस साइड की लेंथ। इससे क्या होगा, इससे मेरा एरिया निकल आएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं राइट एंगल ट्राइंगल की, देखिए ट्राइंगल तो वही है लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे ही शब्द आ गया क्या, राइट एंगल, यानी कि इसमें एक एंगल जो है वो आपका है 90 डिग्रीज का। जब 90 डिग्री का एंगल है तो इसके लिए आपको वो लंबे चौड़े ह्यूजेंस फॉर्मूला का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जो पिछला फॉर्मूला भी मैंने बताया था आपको, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, उस फॉर्मूले की जगह मैं आप डायरेक्टली इस्तेमाल क्या करवा दूंगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप पूछेंगे कि सर ये अलग अलग फॉर्मूले क्यों? देखिए समझदारी वाली बात करते हैं। अगर मान लीजिए आपकी कोई फ्लाइट है और आप उस फ्लाइट से केरल से दिल्ली जाना चाहते हैं, तो एक तो तरीका है कि मैं केरल से सीधे दिल्ली के लिए फ्लाइट पकड़ लूं, या फिर एक और तरीका है केरल से मैं पहले किसी एक कंट्री में जाऊं, मान लो अमेरिका, मैं अमेरिका तक की फ्लाइट पकड़ूं और उसके बाद अमेरिका से दिल्ली जाऊं। बताओ समझदारी किसमें है? सिंपल सी बात है कि मैं डायरेक्टली एक फ्लाइट पकड़ लूं, दिल्ली जा रही है, तो यहां पर भी क्या है, पुराने वाले फॉर्मूले से एरिया तो निकल आएगा, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल को इजीली सॉल्व करने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट का मतलब क्या, बेस ये हो गया और हाइट आपकी ये हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल हमने बचपन से पढ़ा और उसमें हमने 3 चीजें देखी, एक परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेन्यूज। तो ये परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज होते क्या हैं, ये समझ लेते हैं। देखिए जब भी हाइपोटेन्यूज की बात हो तो आप समझ जाइएगा 90 डिग्री के एंगल के सामने की जो साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है। अगर मैं बात करूं जो एंगल आपको दे रखा है, जैसे कि यहां पर थीटा दे रखा है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होती है, ठीक। और बची हुई साइड यानी कि वो साइड जो कि आपकी थीटा और 90 डिग्री के साथ में है उसे मैं क्या बोल देता हूं, बेस। ये चीज क्लियर। अब अगर मुझे मान लीजिए 2 साइडें दे रखी हैं, मान लीजिए P और B दे रखा है और मुझसे कोई कहे कि आप ना मुझे हाइपोटेन्यूज बता दो, तो इसके लिए मेरे पास एक फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस ने दे रखी थी, इसलिए मैं बोलता हूं उसे पाइथागोरस थ्योरम। और वो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर करिए और इसका स्क्वायर करिए
बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है इसे डिटेल में और आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले आप इतना समझ लीजिएगा कि जब भी कभी कोई राइट एंगल ट्राइंगल आए तो मुझे फॉर्मूला क्या लगाना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। लेकिन ये क्या, ये पी क्यों दे रखा है, ये पी इसलिए दे रखा है क्योंकि यहाँ पे जो हाइट है वो क्या है, पी सेंटीमीटर है ना। चलिए अब मैं बात करता हूं रेक्टेंगल की। रेक्टेंगल यानी कि आयत। अच्छा ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का मतलब क्या है? रेक्टेंगल आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, एक ऐसी फिगर जिसमें चार साइडें होती हैं, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं और अपोजिट साइड बराबर होती हैं। लेकिन ये मुझे ट्राइंगल क्यों दिया गया? ये ट्राइंगल इसलिए दिया गया क्योंकि यहां पर आपको एक अलग सी चीज दिख रही होगी, क्या? ई स्मार्ट नोट्स। मतलब यहां पर आपको कुछ नया मिलने वाला है। अब आपको नया क्या मिलेगा? यहां पर ई स्मार्ट नोट्स देखने क्या कहता है, ई स्मार्ट नोट्स हमसे कह रहा है कि यदि दो सेम राइट एंगल ट्राइंगल्स को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, एक रेक्टेंगल। समझते हैं क्या है? देखिए मैंने यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल ले लिए, एक ये जिसमें ये बेस है, ये हाइट है, ये आपको मेंशन है। अब इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मैं जोड़ दूं तो कैसा रहेगा? इन दोनों ट्राइंगल्स को जोड़ते ही आपको एक नई फिगर मिल जाएगी और ये आपका आ गया रेक्टेंगल। अभी जब रेक्टेंगल आ गया तो यहां पर आप देख रहे हैं दो अपोजिट साइड जो हैं वो बराबर हैं। ये बी लेंथ की है तो ये भी बी लेंथ, ये एच लेंथ तो ये भी एच लेंथ। अब इसी में अगर आपसे कोई बात करे कि इसका एरिया क्या होगा तो जरा समझिएगा। अभी हमने क्या किया है, हमने दो ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ा है, यानी कि इसके एरिया को इसके एरिया के साथ जोड़ दूं तो पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं कैसे। देखिए रेक्टेंगल का एरिया, यहां पर इस ट्राइंगल की बात कर लूं तो ये ट्राइंगल राइट एंगल था तो इसका एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यही है। और सिमिलर वे में इसका भी यही एरिया होगा। अब इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो एरिया क्या आया, ये आया। मतलब यहां पर क्या, 2 से 2 कटा और मेरा एरिया क्या बन गया, b इंटू एच। तो यहां पर बात समझ में आई। ये ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो बेस इंटू हाइट कैसे आता है। तो बेसिकली आपको यहां पर याद ये रखना है कि रेक्टेंगल का जब भी एरिया आएगा तो आप बेस इंटू हाइट यूज करेंगे। अब मैं अगर आपसे बात कर लूं कि पेरीमीटर क्या है, तो देखिए मुझे पता है कि अपोजिट साइड इसमें बराबर होंगी, चारों एंगल्स मेरे 90 डिग्री के होंगे। तो एरिया की जब भी बात करूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहां पर बी और एल दे रखा है तो एल इंटू बी इसका एरिया हो गया। लेकिन पेरीमीटर याद करिए, पेरीमीटर क्या था? पेरीमीटर का मतलब क्या था, सारी बाउंड्रीज को आपको जोड़ना है। अब यहां पर पहली बाउंड्री हो गई बी, दूसरी बाउंड्री हो गई एल, तीसरी बी, चौथी एल। मतलब यहां पर क्या, यहां पर आपके आ गए 2l और 2b। अब दोनों को जोड़ो तो क्या बन गया, 2 इंटू एल प्लस बी। ये तो रटने वाली चीज थी कि 2 इंटू एल प्लस बी, लेकिन कभी भी कोई भी फिगर हो याद रखिएगा पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, केवल और केवल इनकी बाउंड्रीज का सम। ठीक, चलिए अब मैं बात करता हूं पैरेललोग्राम की। कई बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि सर पैरेललोग्राम कुछ अलग है, रेक्टेंगल अलग है, स्क्वायर अलग है। देखिए इतना समझ लीजिए, पैरेललोग्राम या फिर आपका समांतर चतुर्भुज क्या है, इसमें अपोजिट एंगल्स हमेशा बराबर होते हैं और अपोजिट साइड्स हमेशा बराबर होती हैं। क्लियर। अब यहां पर वो एंगल 90 डिग्री का भी हो सकता था, वो एंगल कुछ भी हो सकता था। तो इनके एरिया की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर एरिया इसका क्या हो गया, एल इंटू बी। अभी आपने रेक्टेंगल में समझा था। और पेरीमीटर तो आपको अब बताने की जरूरत नहीं है, क्या आपको केवल और केवल सारी बाउंड्रीज को जोड़ना है जैसे कि आपने रेक्टेंगल में किया था। तो जोड़ दीजिए सबको, b प्लस एल प्लस बी प्लस एल, मतलब क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं स्क्वायर की। तो स्क्वायर की अगर मैं बात कर लूं तो स्क्वायर और रेक्टेंगल इतना समझ लीजिएगा ये भाई भाई हैं। मतलब क्या, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स बराबर थी, है ना, इसमें चारों साइडें बराबर होती हैं। आप देख रहे हैं ये साइड भी ए यूनिट की है, ये भी है, ये भी है और ये भी है। चारों को जोड़ दूंगा तो क्या निकल आएगा, बिल्कुल सही, पेरीमीटर। तो अब आप समझ चुके होंगे कि पेरीमीटर एग्जैक्टली होता क्या है। और एरिया की बात करूं तो जैसे कि वहां पर दो अलग अलग साइड्स, एक एल की थी एक बी की थी, यहां पर क्या है, यहां पर इधर भी है और इधर भी है। तो इसका एरिया क्या हो गया, ए इंटू ए, यानी कि ए स्क्वायर, है ना, सिंपल। चलिए
अब रोम्बस की अगर मैं बात करूं, रोम्बस यानी कि विषम कोण, तो रोम्बस में आपको लग रहा होगा कि स्क्वायर को थोड़ा सा घुमा दिया गया है ना। तो देखिए रोम्बस की भी प्रॉपर्टीज कुछ स्क्वायर जैसी हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। पहली चीज, इसमें स्क्वायर की तरह ही चारों साइडें बराबर हैं, तो इसका जो एरिया है वो आपका क्या हो जाएगा, a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर। और पेरीमीटर की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि मुझे इनकी बाउंड्रीज को जोड़ना है, और बाउंड्रीज को जोड़ने से मेरा क्या आंसर आ जाएगा, 4a, है ना। अब रोम्बस की कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज जो बहुत काम की हैं और एग्जामिनेशन में कई बार यहां से क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा। पहली चीज, एरिया की अगर मैं बात करूं तो स्क्वायर की तरह इसका एरिया भी a इंटू ए यानी कि ए स्क्वायर है। पेरीमीटर बहुत अच्छे से जानते हैं, केवल बाउंड्रीज को जोड़ना है, जोड़ दिया मैंने बाउंड्रीज को, चारों ए हैं तो आपका 4a बन गया। इसकी जो डायगोनल की प्रॉपर्टीज हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसे? पहली चीज याद रखिएगा, इसकी जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स इनके हमेशा 90 डिग्री पे मीट करती हैं, तो ये एंगल हमेशा आपका 90 डिग्री का बनता है। अब ये 90 डिग्री का जब एंगल बनता है तो यहां से आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए कि अगर मैं यहां से लेकर कुछ इतनी फिगर चेक करूं तो ये मेरा कुछ राइट एंगल ट्राइंगल बन चुका है ना। खैर इसकी डिटेल अभी और लेंगे। आगे एरिया की बात करूं तो एरिया ए स्क्वायर तो है ही, उसके अलावा आप इसका डायगोनल से भी एरिया निकाल सकते हैं। ये लेंथ अगर टोटल d1 है जो कि ये दे रखी है, और ये लेंथ यहां से लेकर यहां तक की d2 है, तो इसका एरिया आप हाफ इंटू d1 इंटू d2 से भी निकाल सकते हैं। प्लीज आप इसे याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये भी है कि जो डायगोनल जब एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो एक दूसरे को ये बाइसेक्ट करते हैं, इसलिए मैंने आपका ये सिंबल शो कर रखा है। जितनी डिस्टेंस ये है उतनी ही डिस्टेंस आपकी ये है, सिमिलरली ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस भी आपकी बराबर है। तो ये थी आपकी रोम्बस की प्रॉपर्टीज। अब हमने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, और इन सभी कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल करते हुए अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन ये देखिए, पहला ही क्वेश्चन आपका आ चुका है आईबीपीएस का। आईबीपीएस 2014 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, और यहां से आपको अब समझ में आ जाएगा क्या कि ये जो आईबीपीएस का क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे? सिंपल सी बात है, जब बैंक में आ चुका है तो ये क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने बोला, इन अ फिगर देयर आर टू रेक्टेंगल्स ABCD एंड DEFG, each of length 7 cm and width 3 cm. Find the area of the shaded region approximately. ये जो वर्ड approximately है, इसका मतलब क्या? approximately का मतलब ये है आपको नियरेस्ट वैल्यू के साथ आंसर देना है। हिंदी में आप बात करते हैं, दी गई आकृति में दो आयत ABCD और DEFG हैं, प्रत्येक की लंबाई 7 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है। छायांकित क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है? मतलब क्या क्वेश्चन का? क्वेश्चन में हमसे ये कहा गया है कि ये जो आपके दो ट्राइंगल्स हैं ना, सॉरी रेक्टेंगल्स हैं, एक ये रेक्टेंगल और एक ये रेक्टेंगल, इन दोनों रेक्टेंगल के बीच में एक कॉमन फिगर है, तो उसका हमें एरिया बताना है, यानी क्षेत्रफल बताना है। तो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। ये जो फिगर था उसको जरा बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ABCD का ये बन गया अपना रेक्टेंगल, इसमें चलिए दूसरा रेक्टेंगल लेके आते हैं, ये आपका ब्लैक वाला भी रेक्टेंगल इसमें जुड़ गया। अब चेक करते हैं इसका कॉमन एरिया क्या है। तो ये आ गया आपका कॉमन एरिया, जो कि आपका ग्रीन कलर में शो कर रखा है ना। तो इस एरिया का हमें अप्रोक्स आंसर देना है कि इसका एरिया है कितना। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कुछ ऐसी फिगर दे रखी थी जिसमें से हमने फालतू की फिगर हटा दी है, क्योंकि हमें इसमें से ग्रीन पोर्शन का एरिया निकालना है। तो ग्रीन एरिया निकालेंगे कैसे? ग्रीन एरिया बराबर पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से अगर मैं दोनों रेड ट्राइंगल्स का एरिया माइनस कर दूं तो आपका ये एरिया आ जाएगा। मतलब क्या? इस पूरे रेक्टेंगल में से अगर मैं ये एरिया, रेड वाला एरिया और ये रेड वाला एरिया माइनस कर दूं तो मेरा ग्रीन वाला पोर्शन आ जाएगा, है ना। अब ये जो ग्रीन वाले एरिया है, ये आसानी से निकालने के लिए मैं पूरे रेक्टेंगल की अगर बात कर लूं तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकलेगा? मैंने अभी पढ़ा था कि एक लेंथ और ब्रेथ को मल्टीप्लाई करते ही मेरा पूरा रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा। मतलब कितना है ये?
7 × 3। तो इसका मतलब मुझे साफ साफ दिख रहा है कि पूरा का पूरा जो एरिया है वो तो 21 यूनिट्स है, मतलब 21 यूनिट स्क्वायर है ना। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल AXT और एरिया ऑफ ट्राइंगल BYC की, तो ये क्या कहता है, देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल AXD, अब इसे निकालने के लिए मुझे ये पता है कि इधर तो ये जो एरिया ट्राइंगल है ये A हो गया, ये X था और ये D, तो AXD ट्राइंगल का एरिया मुझे निकालना है। टोटल ये लेंथ है 7, मतलब क्या, अगर मैं इसे हाफ करूं तो ये वैल्यू मेरी ऑलमोस्ट 3.5 होनी चाहिए, है ना। तो यहां से लेकर यहां तक की मेरी वैल्यू अप्रोक्स 3 हो जाएगी। क्वेश्चन में भी हमसे ये कहा था अप्रोक्सीमेटली वैल्यू निकालनी है। तो मुझे इतना पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल वो भी अगर राइट एंगल्ड हो तो क्या ही बात हो, है ना। मतलब क्या, इसका एरिया में निकाल लूंगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, और ऐसा ही कुछ होने वाला है इसके साथ भी। ये जो आपका ट्राइंगल है ये आपका क्या है, बी वाई और सी, सेम इसके साथ है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ऐसा ही है। तो इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं, है ना, इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूं तो मेरा जो एरिया है वो एरिया कौन सा हो जाएगा, वो एरिया टोटल फिगर का हो जाएगा, रेड वाले एरिया का, है ना। और इन रेड वाले एरियाज को अगर मैं पूरे के पूरे रेक्टेंगल से माइनस कर दूं तो मेरा एग्जैक्ट एरिया ग्रीन वाला निकल आएगा और मुझे पता लग जाएगा कितना पोर्शन है। तो मुझे पता था एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, 7 × 3 यानी कि 21, और एरिया ऑफ ये जो ट्राइंगल से हाफ इंटू 3 × 3, हाफ इंटू 3 × 3 मतलब क्या हो गया, ये हो गए आपके 9, तो 21 - 9 क्या हो गया, 12। ये आ गया आपका आंसर, था ना कितना सिंपल क्वेश्चन। तो अब जब आपने रेक्टेंगल पढ़ लिया, राइट एंगल ट्राइंगल भी पढ़ लिए, अब हम थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम का। ये जो पाइथागोरस थ्योरम है ना, ये बहुत ही काम की चीज है, क्योंकि ये आपका बहुत टाइम बचाएगी। आप कहेंगे सर वो हमें भी पता है कि टाइम बचाएगी, लेकिन आप कुछ अभी नया सा भी देखेंगे जो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ही ज्यादा आपका टाइम सेव होगा। मतलब कई बार तो ऐसा होगा कि आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं होगी और आपको ऑप्शन से आंसर क्लिक कर जाएगा। तो पाइथागोरस थ्योरम थी किसके लिए, पाइथागोरस थ्योरम थी अपने राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। और राइट एंगल ट्राइंगल कैसे पता लगता है, एक एंगल उसमें 90 डिग्रीज का होना चाहिए, याद है ना। और ये आप अच्छे से जानते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मैं हाइपोटेन्यूज कहता हूं, जो एंगल दे रखा है उसके सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर, और वो साइड जिसमें थीटा और 90 डिग्री दोनों दे रखे हैं उन्हें मैं बेस कहता हूं। और पाइथागोरस थ्योरम पढ़ चुके थे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, है ना। तो चलिए एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें एक ट्राइंगल दिया गया, मान लीजिए ये अपना ट्राइंगल ए बी और सी है, और इसमें हमें यूनिट्स दे रखी हैं, एक यूनिट है 4, और ये चीज क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। परपेंडिकुलर और बेस हमें दे रखा है, तो इसका मतलब क्या निकालना है, हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। तो परपेंडिकुलर दे रखा है, बेस दे रखा है, हाइपोटेन्यूज दे रखा है। तो चलिए इस थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। देखिए परपेंडिकुलर मेरा कितना है 4, तो मैंने क्या किया 4 का स्क्वायर किया। बेस मेरा क्या दे रखा है 3, तो मैंने बेस का स्क्वायर किया। तो हाइपोटेन्यूज उस हिसाब से मेरा क्या निकल के आ गया 5। तो मतलब अगर मुझे कोई ट्राइंगल 3 और 4 परपेंडिकुलर और बेस के साथ दे रखा है तो उसका हाइपोटेन्यूज 5 होता है, ये तो मैं समझ गया। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कह देता हूं, इस कॉन्सेप्ट को मैं कह देता हूं ट्रिपलेट। और ये ट्रिपलेट है ना, ये याद रखिएगा, आपके लिए आ चुका है अगला ई स्मार्ट नोट। और ई स्मार्ट नोट क्या कह रहा है, ई स्मार्ट नोट ये कहता है कि जब भी आपको कोई राइट एंगल ट्राइंगल दिखे, आप उसमें सबसे पहले देखिए कि कहीं उसमें ट्रिपलेट तो नहीं है, और यदि उसमें ट्रिपलेट है तो आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में इजीली जल्दी से सॉल्व होने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए जो ट्रिपलेट्स हैं 3 4 5 जैसे मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, वैसे ही आपको ये ट्रिपलेट्स भी याद करने हैं, और ये ट्रिपलेट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होने चाहिए, क्योंकि यही ट्रिपलेट्स आपका टाइम भी बचाएंगे और सिलेक्शन की गारंटी भी देंगे। इस ट्रिपलेट का एक एग्जांपल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है,
गिवन अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ साइड 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर, फाइंड दी थर्ड साइड। एक समकोण त्रिभुज में एक साइड 15 सेंटीमीटर और दूसरी साइड 20 सेंटीमीटर की है, तो तीसरा पक्ष हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए इसमें तो ट्रिपलेट दिखा नहीं और राइट एंगल ट्राइंगल है। ट्रिपलेट जब नहीं दिखाए तो कोशिश करिए ढूंढने की, क्या यहां पर ट्रिपलेट है। अब ये है कैसे, जरा देखें। ये ट्रिपलेट आपको ऐसे दिखेगा, इसमें होगा कुछ ना कुछ मल्टीपल। अब देखिए जब मैं 15 की बात कर रहा हूं तो 15 को जरा ब्रेक करिए, क्या आ जाएगा 3 इंटू 5। 20 को ब्रेक करिए तो क्या आया 4 इंटू 5। एक कॉमन मल्टीपल दिखाई दिया, 5 कॉमन मल्टीपल तो दिखाई दिया, साथ में मुझे 3 और 4 भी दिख गया। जब मुझे यहां पर 3 और 4 दिख चुका है और मुझे पता है दोनों में मल्टीपल इंटू 5 लग रहे हैं, तो ये क्लियर है कि यहां पर क्या चीज होगी, यहां पर होगा 5। लेकिन क्योंकि यहां पर 5 का मल्टीप्लिकेशन है, यहां पर भी 5 का मल्टीप्लिकेशन है और यहां पर भी गारंटीड तौर पर 5 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इसका मतलब हमारी तीसरी साइड क्या हो जाएगी, तीसरी साइड अपनी हो गई 5 5 25। मतलब क्या, ये भी आपका सेम फैमिली का है। तो आप याद रखिएगा आगे से जब भी ट्रिपलेट आए तो फैमिली ढूंढने की कोशिश करिएगा। तो इससे हमें क्या पता लग गया, इससे हमें पता लगता है कि पहली साइड थी हमारी 15, दूसरी साइड थी हमारी 20 और तीसरी साइड हमारी आ गई कितनी 25। तो आपने पिछले क्वेश्चन से इतना समझ लिया कि जब भी आपके ट्रिपलेट आए तो आप यहां पर चेक करेंगे इसमें कोई मल्टीपल तो नहीं है ना। अगर मल्टीपल है तो आपका सवाल बहुत ही इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इफ इट्स हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाईएस्ट साइड, सॉरी सेकंड हाईएस्ट साइड। मतलब क्या, एक त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 30 वर्ग सेंटीमीटर और इसका कर्ण भी दे रखा है 13 सेंटीमीटर का, तो हमसे दूसरी सबसे लंबी भुजा पूछी गई है। तो देखते हैं क्या सवाल आसान तरीके से हो सकता है, क्योंकि हमें अपनी स्पीड भी चेक करनी है ना। तो एरिया में क्या दे रखा था 30 सेंटीमीटर स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13। हाइपोटेन्यूज दे रखा है 13 है ना, हाइपोटेन्यूज दे रखा है, इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। जी हां, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। मतलब यहां पर एकदम से मेरे दिमाग में क्या क्लिक हो जाना चाहिए, यहां पर मेरे दिमाग में आ जाने चाहिए ई स्मार्ट नोट। और ई स्मार्ट नोट ने हमसे क्या कहा था, ई स्मार्ट नोट ने हमसे यह कहा था यदि हाइपोटेन्यूज है 13 तो आपको सबसे पहले चेक करना है वहां 5 12 और 13 का कॉम्बो तो नहीं लग रहा। और 5 12 और 13 का कॉम्बो लगने के लिए मैं यहां पर छोटा सा वेरिफिकेशन कर सकता हूं। और वेरिफिकेशन कैसे होगा, वो वेरिफिकेशन हो जाएगा कैसे, यहां पर एरिया दे रखा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर का, मुझे पता है उस ट्रिपलेट से कि अब मेरी हाइट है 15 और बेस है 12, तो मैं जानता हूं कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट क्या बता देता है, ये बता देता है एरिया। तो 2 6 12 और 6 30। जी हां, इससे मुझे पता लग गया क्या कि हाईएस्ट साइड है 13, सबसे छोटी है 5 और सेकंड हाईएस्ट हो गई 12, तो मेरी सेकंड हाईएस्ट साइड क्या हो गई 12 सेंटीमीटर। ये हो गया मेरा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 13 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 34 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। यानी कि एक आयत है जिसका क्षेत्र का विकर्ण 13 सेंटीमीटर है और परिधि 34 सेंटीमीटर है, मुझे इसका क्षेत्रफल बताना है। जब मुझे क्षेत्रफल बताना है तो रेक्टेंगल की कुछ प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी, जरा याद करिए। रेक्टेंगुलर फील्ड का जो डायगोनल है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, ये तो मुझे दे दिया गया है ना, सही है। लेकिन ई स्मार्ट नोट्स को जरा याद करिए, मैं इस रेक्टेंगल को दो पार्ट में तोड़ सकता हूं। मतलब क्या, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है, ये दोनों ट्राइंगल को अगर मैं जोड़ दूंगा तो रेक्टेंगल बनेगा और रेक्टेंगल को दो पार्ट में तोड़ दूंगा तो ये अलग अलग ट्राइंगल्स बनेंगे। लेकिन इस ट्राइंगल में ये आपको दिखी साइड, ये जो दे रखी है 13,
ये 13 भी है, राइट एंगल भी है, तो कुछ याद आया? क्या याद आया? यहां पर आपको याद आ गया होगा राइट एंगल ट्राइंगल के साथ हाइपोटेन्यूज है 13, मतलब यहां पर ट्रिपलेट आ गया। और ट्रिपलेट कौन सा? 5, 12 और 13 वाला, है ना। जब 5, 12, 13 का ट्रिपलेट है तो मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन था क्या, कि इस ट्राइंगल का जब मुझे एरिया निकालना है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट लगाऊंगा और हाफ इंटू 5 इंटू 12। जरा सॉल्व करें, 2 6 जा 12, अभी सॉल्व किया था, तो मतलब क्या हो गया, एक ट्राइंगल का एरिया आ गया मेरा 30। सिंपल सी बात है, इसका भी सेम वही कॉन्सेप्ट है, तो उस हिसाब से ये भी एरिया हो गया 30। अब इसे जोड़ दो, इसे जोड़ दो, पूरे रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा, तो पूरा एरिया कितना हो गया, 60। चलिए एक और मेथड देखते हैं। अगर मैं दोनों ट्राइंगल्स को आपस में जोड़ दूं, इस ट्राइंगल को इस ट्राइंगल को जोड़ दूंगा, तो आपको कुछ ऐसा रेक्टेंगल मिल जाएगा। ये हमने पहले समझा था। और रेक्टेंगल का एरिया भी मुझे पता है लेंथ इंटू ब्रेथ के फॉर्मूले से निकल जाता है ना। तो लेंथ इंटू ब्रेथ का जरा फॉर्मूला लगाइए, 5 इंटू 12 क्या हो गया, 5 इंटू 12 आ गया 60। तो आप ये समझे कि यहां पर 60 सेंटीमीटर आपका आंसर कैसे आया। रेक्टेंगल से आप चाहे डायरेक्टली रेक्टेंगल सॉल्व कर लीजिए, चाहे आप ट्राइंगल सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर है। यानी कि आपका आंसर हो गया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया हमेशा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है ना, यानी कोई भी यूनिट हो उसका स्क्वायर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ने हमसे कहा फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस whose perimeter is 40 सेंटीमीटर and diagonal is 16 सेंटीमीटर। यानी कि एक विषम कोण का क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि 40 सेंटीमीटर है और विकर्ण 16 सेंटीमीटर है। जरा सॉल्व करने की कोशिश करिए इस सवाल को। आपके पास अब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, मैं पुराने सारे कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूं, ये सवाल भी पुराने कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते ही होगा। सॉल्व करने की कोशिश करिए, कितना टाइम लगता है आपको। आपने काफी ट्राई कर लेंगे, अपने अपने सबने अलग अलग तरीके भी लगाए होंगे, कुछ अपना पुराना ट्रेडिशनल मेथड लगा रहे होंगे, कुछ लोगों ने जो मैंने पढ़ा है वो भी लगाया होगा। उसी में मैं आपको दोनों ही मेथड से जरा ये सवाल सॉल्व करके बताता हूं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। रोम्बस है, तो रोम्बस कुछ ऐसी फिगर है, इसका पेरीमीटर मुझे दे रखा है 40 सेंटीमीटर, है ना। मैं यहां पर इतना जानता हूं कि रोम्बस की चारों साइडें हमेशा बराबर होती हैं, और यहां पर मैंने a सेंटीमीटर है, a यूनिट्स मान लिया है। और मैं इतना भी जानता हूं कि इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो हमेशा 90 डिग्री पर मीट करते हैं और हमेशा एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे जब कह दिया गया कि डायगोनल 16 सेंटीमीटर का है, तो ये टोटल लेंथ जो 16 दे रखी है, मतलब क्या, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर होगी, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे, तो ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक की क्या है, 8, और इसी तरीके से ये भी आपकी 8 सेंटीमीटर ही होगी, है ना। पेरीमीटर की बात करूं तो पेरीमीटर आप लोगों ने अब रट लिया होगा, अच्छे से समझ भी लिया कि 40 सेंटीमीटर पेरीमीटर है, मतलब क्या, मैं इसकी बाउंड्रीज को जब जोड़ दूंगा, चारों बाउंड्रीज को, तो मेरा आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, है ना। 40 सेंटीमीटर को जब मैं जोड़ूंगा चारों बाउंड्रीज को, तो टोटल तो हो गया 40, लेकिन एक बाउंड्री की बात करूं तो कैसे निकलेगा, पेरीमीटर बराबर चारों बाउंड्रीज को जोड़ना है, पेरीमीटर मेरा 40 दे रखा है, चार बाउंड्रीज को जोड़ा 4 है, तो यानी कि एक बाउंड्री मेरी निकल आई कितनी, 10 सेंटीमीटर की। तो आपको रोम्बस अब कुछ ऐसा दिखेगा, चारों बाउंड्रीज मुझे 10-10 सेंटीमीटर की दिख रही हैं, इसमें डायगोनल्स 8-8 के हैं। क्या यहां पर मुझे कुछ ट्राइंगल जैसा दिख रहा है? जी हां, यहां पर मुझे 4 ट्राइंगल्स दिख रहे हैं, है ना। चलिए थोड़ी और क्लैरिटी लेके आते हैं। अब ट्राइंगल्स कुछ ऐसे हैं। अब एक बात बताइए, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहां 10 है, यहां 8 है, क्या ट्रिपलेट दिख रहा है? ट्रिपलेट दिखा क्या? अगर नहीं दिखा है तो यहां पर आप जरा समझिए कि जब ट्रिपलेट नहीं दिखता है तो मैं क्या करता हूं, मैं मल्टीपल चेक करता हूं, और मैं यहां पर देख पा रहा हूं कि 10 और 8 में जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है वो किसका आ रहा है, 2 का। यानी कि ये हो गया 5 इंटू 2, और ये वाली साइड हो गई मेरी 4 इंटू 2। 2 क्योंकि मल्टीपल में था, इसे जरा थोड़ी देर के भूलते हैं, ये 4 है, ये 5 है, तो ट्रिपलेट कौन सा याद आ गया, 3, 4, 5, है ना। तो इसका मतलब क्या,
ये जो साइड है ये आपकी 3 की 2 के मल्टीपल की है, यानी कि 3 इंटू 2, यानी कि ये आपकी जो तीसरी साइड है वो आपकी कितनी हो गई 6 यूनिट्स की, यानी कि 6 सेंटीमीटर की। अब मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि एक ट्राइंगल का एरिया कैसे निकाला जाता है, और खासकर जब राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैं जानता हूं ये तो बच्चों वाला सवाल हो गया, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है यहां पर 6, हाइट कितनी है यहां पर 8, हाफ से मल्टीप्लाई करो जरा, 2 3 जा 6, तो 8 3 जा 24। मुझे ये पता लग गया कि इस ट्राइंगल का एरिया है 24। जब ये 24 है तो ये भी 24 होगा, ये भी 24 होगा और ये भी 24 होगा। जब चारों साइड 24 सेंटीमीटर स्क्वायर की हैं तो मैं 24 इंटू 4 कर दूंगा, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। है ना कितना सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए तो ये अपना आ गया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कई बार आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है पेरीमीटर ऑफ टू स्क्वायर्स इज 32 सेंटीमीटर एंड 60 सेंटीमीटर। देयर इज अ थर्ड स्क्वायर whose area is equal to the sum of total area of both the squares. Find the perimeter of the third square. जब भी क्वेश्चन लंबा दिखे तो टेंशन नहीं लेनी है, आसानी समझना है कि देखो जब भी याद रखो, जब भी ज्यादा से ज्यादा डेटा दे रखा हो हमारे लिए वो उतना ही आसान है। और बच्चे क्या करते हैं, बड़ा डेटा देखकर टेंशन में आ जाते हैं। क्वेश्चन हिंदी में क्या कह रहा है, दो वर्गों की परिधि 32 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर है। एक तीसरा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल दोनों वर्गों के कुल क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तीसरे वर्ग की परिधि ज्ञात कीजिए। मतलब यहां पर मुझे पहली चीज तो ये पेरीमीटर निकालना है, यानी परिधि निकालनी है, और मुझे ये भी बता दिया गया है कि दोनों स्क्वायर के जो एरियाज हैं इन एरियाज को जोड़कर तीसरे स्क्वायर का एरिया है ना। अब यहां पर मैं इतना जानता हूं कि एक स्क्वायर का एरिया और दूसरे स्क्वायर का एरिया अगर तीसरे स्क्वायर के एरिया के बराबर हैं तो यहां पर कहीं ना कहीं पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा था। क्वेश्चन ने मुझसे कहा कि पहला जो स्क्वायर है उसका पेरीमीटर कितना है, परिधि कितनी है 32 सेंटीमीटर। जब 32 सेंटीमीटर की परिधि है तो ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड चारों बराबर हैं, तो 4a बराबर 32। मुझे उतना पता है पेरीमीटर सबको जोड़ के बनता है, तो एक साइड मेरी कितनी आ गई 8, तो इसका मतलब चारों साइडें मेरी 8 8 की हैं। ऐसे यहां की बात कर लेता हूं, इसका पेरीमीटर कितना है 60, यानी कि ये और ये चारों को जोड़ दूं तो मेरा क्या निकल आना चाहिए 60, और ये b है तो 4 टाइम्स b। जब मैंने 4 टाइम्स b को आपस में जोड़ दिया तो b बराबर कितना आ गया 15 सेंटीमीटर। मतलब यहां पर क्या है, ये भी 15 है, ये भी 15, ये भी 15, ये भी 15, और सिमिलरली यहां पर भी ये सारे 8। अब इतना बताइए, मुझे जब स्क्वायर की साइड्स पता है क्या मैं एरिया निकाल सकता हूं? बिल्कुल निकाल सकता हूं। स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो देखिए 8 8 का स्क्वायर करूंगा और 15 15 का स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा, इसका एरिया हो गया 64 और इसका एरिया हो गया 225। मतलब यहां पर इतना पता है मुझे, ये यहां पर मैंने कॉन्सेप्ट लगाया 8 स्क्वायर का, यहां लगाया मैंने 15 स्क्वायर का। तो इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, यहां पर आपका लगने वाला है ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट। और ट्रिपलेट कौन सा वाला हम अच्छे से जानते हैं, जब 8 15 दिख जाएगा तो मेरा तीसरा क्या होगा 17। तो ये तो आसान तरीके से हो गया कि यहां पर इसका मतलब ये है कि ये 17 का स्क्वायर है और पेरीमीटर निकालना है तो 17 into 4 करूंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। जब ये 64 है, ये 225 है, तो इसका मतलब तीसरे स्क्वायर का एरिया कितना होना चाहिए, इन दोनों के स्क्वायर का एरिया का सम कितना हो जाएगा 289। और 289 का मतलब क्या है, मुझे जब एरिया पता है तो क्या मैं साइड्स निकाल सकता हूं? बिल्कुल। जब एरिया का साइड का स्क्वायर बराबर मेरा एरिया निकल आता है तो मैं एरिया भी तो निकाल सकता हूं। एरिया कैसे निकालूंगा मैं, यहां पर साइड कैसे निकालूंगा, साइड में निकालूंगा एरिया के रूट से। तो यहां पर एरिया कितना है मेरा 289, अगर मैं इसका रूट ले लूं तो मेरी साइड निकल आएगी।
और हम बहुत अच्छे से जानते हैं 289 किसका स्क्वायर रूट होता है? 17 का। तो ये आपकी चारों साइड भी कितनी हो गई? 17 की, है ना? जब ये चारों साइडें 17 की हो चुकी हैं तो इसका मतलब ये कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सारी साइड्स को जोड़ देना है। और जब मैंने चारों साइडों को जोड़ दिया तो क्या निकल आया? 17 इंटू 4, यानी कि मेरा आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर। तो ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो 68 सेंटीमीटर से हमारा आंसर आ गया। और मैंने आपके लिए 5 क्वेश्चंस और तैयार किए हैं। आप इसी कॉन्सेप्ट का यूज कर आगे से यही तरीका अपनाइएगा, जिससे आपके सवाल इजीली सॉल्व होंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो रिपीटेडली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग फॉर एंट्री एंड ग्रैब एन एंट्री सीट इन द बैंकिंग सेक्टर। बैंक के एग्जाम्स आपको अच्छे से पता है कि आने ही वाले हैं, तो पहली बार में सिलेक्शन हो जाना चाहिए। कोई भी कैसा भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।